हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का तीसरा भाग सुनेंगे। मैं आखिर किसकी बेटी हूँ, भाग 3। रात पर अनन्या की आंखों में नींद नहीं आई। मेज पर रखी वह चांदी की पायल बार बार उसकी नजरों के सामने आ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटी सी पायल में 21 साल पुरानी पूरी कहानी कैद हो। लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, कौन है जो उसे हर कदम पर सुराग दे रहा है, और अगर वह उसकी मदद करना चाहता है तो सामने क्यों नहीं आता। सुबह होते ही अनन्या पायल लेकर कस्बे के सबसे पुराने सुनार घनश्याम लाल की दुकान पर पहुंची। घनश्याम लाल की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने पूरे जिले के बड़े बड़े परिवारों के गहने बनाए थे और हर गहने की पहचान उन्हें वर्षों बाद भी याद रहती थी। अनन्या ने पायल उनके सामने रख दी। घनश्याम लाल ने जैसे ही पायल हाथ में ली, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत दुकान का शटर आधा गिरा दिया। बेटी, यह पायल तुम्हें कहाँ मिली? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, अनन्या ने पूछा। उन्होंने पायल को एक पुराने आवर्धक शीशे से देखा, फिर बहुत धीरे से बोले, यह कोई साधारण पायल नहीं है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, आज से 21 साल पहले। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, किसके लिए? घनश्याम लाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उस समय एक आदमी आया था। उसने दो बिल्कुल एक जैसी पायल बनवाने का ऑर्डर दिया था। उसने कहा था कि उसकी जुड़वा बेटियां होने वाली हैं। अनन्या ने पूछा, उस आदमी का नाम? तो उन्होंने जवाब दिया, नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके दाएं हाथ पर शेर का बड़ा टैटू था। अनन्या की सांस जैसे रुक सी गई। यही वही निशान था जिसका जिक्र हरीश शंकर ने किया था। घनश्याम लाल आगे बोले, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ दिन बाद वही आदमी फिर आया। उसने मुझसे कहा कि एक पायल वापस ले लो और किसी से इस बारे में कभी बात मत करना। उसने मुझे बहुत पैसे दिए और धमकी भी दी। क्या आपने दूसरी पायल संभाल कर रखी? घनश्याम लाल मुस्कुरा दिए। मैंने सोचा था एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। और तभी उन्होंने अपनी पुरानी तिजोरी खोली। कई डिब्बों के बीच से एक कपड़े में लिपटी वह दूसरी पायल निकाली। दोनों पायल बिल्कुल एक ही जैसी थी, लेकिन दूसरी पायल के अंदर पूरा नाम खुदा हुआ था। उस पर लिखा था, आराध्या। अनन्या ने हाथ में लेकर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। तो मेरा नाम जन्म के समय आराध्या था। घनश्याम लाल कुछ कहने ही वाले थे कि दुकान के बाहर अचानक जोर से ब्रेक लगाने की आवाज आई। एक काली एसयूवी दुकान के सामने आकर रुकी। तभी उन्होंने देखा और देखकर वह घबरा गए। उन्होंने तुरंत दूसरी पायल वापस कपड़े में लपेटी और अनन्या के हाथ में एक पुरानी चाबी थमा दी और उन्होंने कहा, इसे अभी रख लो। तो अनन्या ने पूछा, यह किसकी चाबी है? तो उन्होंने कहा, पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो लॉकर है उसमें से नंबर 27 की। अगर मैं आज के बाद तुमसे ना मिल सकूं तो वही तुम्हें अगला सच बताएगा। इतना कहकर उन्होंने अनन्या को दुकान के पीछे दरवाजे से बाहर भेज दिया। अनन्या पीछे मुड़कर देखती रही। उसी समय दो आदमी दुकान के अंदर घुस गए। उनमें से एक की बाह पर वही शेर का टैटू बना हुआ था। अनन्या दूर खड़ी यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकती थी। वह सीधे
पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल गई और स्टेशन वर्षों पहले बंद हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर घास भी उग आई थी और लोहे के लॉकर धूल से ढके हुए थे। काफी देर खोजने के बाद उसे लॉकर नंबर 27 मिल गया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और ताला खुल गया। लॉकर के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बे के ऊपर एक पर्ची चिपकी हुई थी। अगर यह डिब्बा अनन्या के हाथ में पहुंचा है तो समझो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोला और अंदर एक पुराना ऑडियो कैसेट, कुछ तस्वीरें और एक अस्पताल का पहचान कार्ड रखा था। पहचान कार्ड पर एक नाम लिखा हुआ था, स्टाफ नर्स सविता मिश्रा। तस्वीरों में वही अस्पताल दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी तस्वीर को देखकर अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उस तस्वीर में एक नर्स 2 नवजात बच्चियों को गोद में लिए खड़ी थी। उसके पीछे वही आदमी खड़ा था जिसके हाथ पर शेर का टैटू था। लेकिन तस्वीर की सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और ही थी। उस आदमी के बगल में जो महिला खड़ी थी वह कोई और नहीं, अनन्या की माँ सुनीता थी। अनन्या की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा सा छा गया। उसने तस्वीर को दोबारा देखा और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तस्वीर में सुनीता साफ दिखाई दे रही थी और तभी अनन्या का दिमाग घूम गया। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उन्होंने तो हमेशा कहा था कि वे उस अस्पताल में कभी गई ही नहीं थी। क्या उन्होंने उससे झूठ बोला था या इस तस्वीर के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे देखकर हर कोई गलत निष्कर्ष निकाल ले? उसी समय डिब्बे में रखा पुराना कैसेट अपने आप नीचे गिरा। उसके साथ एक मुड़ा हुआ कागज भी बाहर निकल आया। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा हुआ था, तस्वीर पर कभी भरोसा मत करना। क्योंकि उस रात सबसे बड़ा झूठ कैमरे ने नहीं बल्कि इंसानों ने बोला था। अनन्या ने कागज को कसकर पकड़ लिया। अब रहस्य पहले से भी गहरा हो चुका था। क्या सुनीता उस पूरी साजिश का हिस्सा थी या फिर वो भी किसी ऐसे खेल में फंसी थी जिसका सच अभी तक किसी ने नहीं जाना था? और सबसे बड़ा यही सवाल था, अगर तस्वीर सच नहीं बोल रही थी तो आखिर उस रात सच बोलने वाला बचा कौन था? यह सब देखकर अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने रखी तस्वीर में माँ सुनीता साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही उससे सबसे बड़ा सच छिपाते हैं। वह तस्वीर और कैसेट लेकर सीधे घर पहुंची। उस रात पहली बार उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसने चुपचाप बैठक में मेज पर तस्वीर रख दी और माँ पिता के सामने बैठ गई। सुनीता जैसे ही तस्वीर पर नजर पड़ी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। रमेश ने भी तस्वीर उठाई और गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
फिर रमेश ने धीमी आवाज में कहा, अब सच छिपाने का कोई अधिकार हमारे पास नहीं बचा। अनन्या की आंखें नम थीं। बस एक बात बताइए, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ लिया। बेटी, खून का रिश्ता भगवान बनाता है, लेकिन दिल का रिश्ता इंसान निभाता है। तुम हमारे लिए हमेशा हमारी बेटी थी, हो और रहोगी। अनन्या ने फिर पूछा, लेकिन सच क्या है? और तभी रमेश ने बोलना शुरू किया। 21 साल पहले तुम्हारी माँ सुनीता और मीरा चौहान दोनों एक ही अस्पताल में भर्ती थीं। तुम्हारा जन्म और मीरा की बेटी का जन्म लगभग एक ही समय हुआ। उसी रात अस्पताल में बिजली चली गई, अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कुछ पल रुककर पानी पिया। उसी अस्पताल में चौहान परिवार का मुखिया वीरेंद्र चौहान आया। उसके छोटे भाई की मौत कुछ महीने पहले हो चुकी थी। परिवार की करोड़ों की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी सिर्फ उसी की संतान बन सकती थी, लेकिन उसे बेटी नहीं, अपने परिवार की विरासत पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। उस रात अस्पताल के कुछ लालची कर्मचारियों की मदद से नवजात बच्चियों को बदलने की योजना बनाई गई। अनन्या स्तब्ध रह गई। लेकिन मुझे आपके घर कैसे लाया गया? इस बार सुनीता बोली। जब हमें होश आया तो एक नर्स तुम्हें मेरी गोद में रख गई। हमें लगा यही हमारी बेटी है। हमें कुछ भी पता नहीं था। फिर आपको सच कब पता चला? रमेश उठे, अलमारी से वही पुराना लिफाफा लाए और उसमें से एक और कागज निकाला। तुम 5 साल की थी जब अस्पताल की नर्स कविता मिश्रा हमसे मिलने आई थी, और तभी उन्होंने कांपते हाथों से वह पत्र अनन्या को दिया। पत्र में लिखा था, मैं बहुत बड़ी गलती की गवाह हूँ। उस रात बच्चों की अदला बदली हुई थी। मुझे धमकाकर चुप कराया गया, लेकिन अब मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस बच्ची को कभी मत छोड़ना, यह निर्दोष है। पत्र पढ़ते पढ़ते अनन्या रो पड़ी। तो आपने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? और तभी सुनीता ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि हमें डर था कि कहीं तुम हमें छोड़कर न चली जाओ। हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया था, लेकिन हर सांस तुम्हारे नाम की जी थी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मीरा चौहान खड़ी थी। उसके साथ एक युवक भी था। मीरा ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। बैठक में सब बैठ गए। मीरा ने बताया कि कई साल पहले उन्हें भी नर्स कविता का एक पत्र मिला था। उसी पत्र के सहारे वे वर्षों तक अपनी बेटी को खोजती रही। तभी अनन्या ने पूछा, लेकिन उस आदमी का क्या हुआ जिसके हाथ पर शेर का टैटू था? तभी रमेश ने टीवी चालू किया। उस वक्त टीवी में स्थानीय समाचार चल रहे थे। समाचार वाचक कह रहा था, प्रसिद्ध उद्योगपति वीरेंद्र चौहान को 21 साल पुराने अस्पताल रिकॉर्ड में हेरा फेरी, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को हाल ही में मिले ऑडियो रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, ऑडियो रिकॉर्ड? रमेश मुस्कुराए। वही कैसेट जो तुम्हें लॉकर में मिला था। उन्होंने बताया कि उस कैसेट में नर्स सविता ने अपनी पूरी गवाही रिकॉर्ड की थी। उसने सभी नाम, तारीखें और पूरी साजिश
रिकॉर्ड कर दी थी। उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और वर्षों से दबा सच आखिर सामने आ गया। कुछ दिनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अस्पताल के दोषी कर्मचारियों को सजा मिली और वीरेंद्र चौहान को भी आपराधिक सिद्ध होने पर जेल भेज दिया गया। लेकिन अदालत ने एक और बात कही, रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं, पालन पोषण और प्रेम से भी बनते हैं। किसी बालिग व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन के रिश्ते स्वयं तय करे। अदालत से बाहर निकलते समय मीरा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अनन्या से कहा, बेटी, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जानो मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तभी अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसने सुनीता का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आया कि एक माँ जन्म देती है और दूसरी माँ जिंदगी देती है। मैं किसी एक को कैसे छोड़ सकती हूँ। मीरा और सुनीता दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। रमेश ने आगे बढ़कर तीनों को गले लगा लिया और तभी कुछ महीने बाद दोनों परिवारों ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने उस पुराने अस्पताल की जगह एक मातृ एवं शिशु सहायता केंद्र बनवाया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का निःशुल्क इलाज होने लगा। प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी गई कि हर नवजात सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उद्घाटन के दिन अनन्या ने वही चांदी की पायल एक कांच के फ्रेम में रखकर अस्पताल को दान कर दी। वह पायल अब किसी एक बच्ची की पहचान नहीं थी, वह इस बात की निशानी बन चुकी थी कि सच चाहे जितने भी वर्षों तक दबा रहे, एक दिन वह अपने रास्ते खुद बना लेता है। अनन्या ने पीछे मुड़कर अपनी दोनों माताओं को देखा। एक ने उसे जन्म दिया था, दूसरे ने उसे संस्कार दिए थे। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी पहचान किसी नाम या खून से नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रेम से बनी है जिन्होंने हर परिस्थिति में उसे अपना कहा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य आखिर खुल चुका था, लेकिन उस रहस्य ने उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे एक नहीं, दो परिवारों का प्यार दे दिया। और शायद यही उस कहानी का सबसे सुंदर सच था। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।